पिछले क्लास में पढ़ाया गया था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में परागण तक हम पहुंचे थे। आप कहाँ पे देखेंगे नोट्स पिछला। परागण के प्रकार सामान्यतः परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। हम डिस्कस यहाँ करते हैं स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन कार्य। जब परागण परिभाषा देखें, जब परागण की क्रिया पौधों में स्वतः होती है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, यह क्रिया पौधों में एक निश्चित समय बाद स्वतः होती है जिससे पौधों की वंश परंपरा अगली पीढ़ी में आगे चलती है। स्वपरागित पौधों के में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं या ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स या लाभ हैं जिनसे पौधों में यह क्रिया सामान्यतः होती रहती है। विशेषता देखिए, स्वपरागित पौधों में पुष्प सामान्यतः छोटे होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं तथा रंगहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अन्य कीटों को अथवा अन्य माध्यम की आवश्यकता परागण के लिए नहीं होती है। अगला है, पुष्प की संख्या सामान्यतः बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सामान्यतः स्वपरागण होगा, इसलिए बहुत अधिक पुष्प की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, पौधों में नर तथा मादा जनन अंग लगभग एक समय में परिपक्व होते हैं। स्वपरागण की विशेषता पहला मेन पॉइंट यह है, यदि नर जनन अंग वंश केसर तथा स्त्री केसर वंश मादा जनन एक समय में परिपक्व होंगे तभी स्वपरागण संभव हो सकता है। यदि इन दोनों अंगों के परिपक्व होने में अलग अलग समय लगेगा, इनमें स्वपरागण से संभव नहीं हो पाता। अगली विशेषता है, परागकण संख्या बहुत कम बनते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक परागकण नष्ट होते हैं। जो भी परागकण बनते हैं वे समानांतर परागण क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। और इसमें आगे देखेंगे, ऐसे पौधे जिनमें सामान्यतः पुष्प बंद रहते हैं उन पौधों में स्वपरागण ही संभव होता है, पर परागण की कोई संभावना नहीं होती। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे पॉइंट देखिए, हटा देते हैं पॉइंट। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प प्रायः बंद रहते हैं उनमें केवल स्वपरागण ही संभव होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बाहरी माध्यम से किसी परागण को मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण निश्चित होता है क्योंकि इन्हें किसी बाह्य माध्यम पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ठीक है, ये दो विशेषताएं। अब इससे लाभ क्या होता है? स्वपरागित पौधों में क्या लाभ होता है, स्वपरागण से क्या लाभ होता है? देखिए, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे शुद्ध बनते हैं या शुद्ध होते हैं। इनमें प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें नई प्रजाति उत्पन्न होती है क्योंकि शुद्धता बनी रहती है और एक ही प्रजाति सेम तरीके से या समान तरीके से अगली पीढ़ी में चलती रहती है। उनमें बाह्य रूप से अथवा आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। हानि क्या है? स्वपरागण से हानि क्या होती है? क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे प्रजातियां पौधे उत्पन्न होती हैं जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन हमें हानि क्या होगी? नई प्रजाति उत्पन्न होती है। स्वपरागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता है, मीन्स नई प्रजाति उत्पन्न होती है। ठीक, अगला पॉइंट है, पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर हो जाते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा? जब एक ही आनुवंशिक लक्षण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उसमें धीरे धीरे क्षीणता या कमी होती जाती है और कई पीढ़ी के बाद उत्पन्न पौधा बहुत अधिक आनुवंशिक रूप से कमजोर हो जाता है और लगभग कई पीढ़ी के बाद वो समाप्त हो जाता है। ये दो तीन हैं जो हानियां होती हैं स्वपरागण से। और स्वपरागण वास्तव में क्या होता है? एक तरह से पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन दो तीन हानियां हैं या जो दो तीन हानि होती है जिससे स्वपरागण बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में क्या है? परपरागण कराया जाता है। परपरागण माने किसी बाह्य माध्यम द्वारा परागण होता है, जिसे कहते हैं परपरागण, वह इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला है डालिएगा, परपरागण मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान दो, जब परागण की क्रिया किसी बाह्य माध्यम के द्वारा होती है तो उसे कहते हैं परपरागण। जब परागण की क्रिया
किसी बाह्य माध्यम के द्वारा होती है, किसी बाह्य माध्यम की सहायता से होती है, तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, पर परागण कहते हैं। अब माध्यम क्या होगा? माध्यम के आधार पे पर परागण कई प्रकार होता है। माध्यम के आधार पर परागण कई प्रकार का होता है। पहला है वायु परागण। इसमें क्या होगा? वायु माध्यम होगा। दूसरा है जल परागण। तीसरा है जंतु परागण। जंतुओं में, और इसमें जंतु में क्या पाएंगे? दो तीन होते हैं। जैसे पहला है कीट परागण, कीट द्वारा होगा। हाथी के द्वारा होगा, विशेष पौधों में हाथी परागण। घोंघा के द्वारा होगा घोंघा परागण। और चमगादड़ द्वारा होता है, जिसे कहते हैं चमगादड़ परागण। ये हो गए पर परागण के विभिन्न प्रकार। इसमें पहला ले चलते हैं, कहता है विंड पॉलिनेशन। इससे हम पहला है डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले जानेगा विंड पॉलिनेशन या वायु परागण, मीडियम में आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, पहला है वायु परागण। पर परागण में पहला है वायु परागण, जो जिसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। माने परिभाषा देखिए, जब परागण की क्रिया वायु की सहायता से होती है तो उसे कहते हैं वायु परागण। सभी फसली पौधों में वायु के द्वारा परागण क्रिया होती है। नोट करते चलेंगे। अब ये देखा गया है कि वायु परागित पौधों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, जबकि उसमें वायु परागण संभव होगा। विशेषताओं देखिए, पौधों के पुष्प क्या होंगे? प्रायः सफेद या रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और मकरंदहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करेंगे। पुष्प संख्या में बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। क्यों? जिससे अधिक संख्या में अथवा बहुत अधिक संख्या में परागकण बन सके। फिर देखा गया है, अगला पॉइंट क्या मिलेगा? परागकण हल्के होते हैं, जिससे वे आसानी से वायु के द्वारा उड़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिएगा, विशेषता में ही पुष्प में कुछ ऐसे सहायक अंग होते हैं। चौथा, पुष्प में कुछ ऐसे सहायक अंग लगे होते हैं जो इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, और परागकण अधिकांशतः शुष्क तथा आकार में बहुत छोटे होते हैं। जिससे वायु के द्वारा आसानी से उड़ सकते हैं। ये तो हो गया वायु परागित पौधों की विशेषताएं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कौन कौन से पौधे हैं? सभी फसली पौधों में, जैसे गेहूं है, मक्का है, और जितने फसली पौधे सब में क्या होता है? वायु द्वारा परागित किया होती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मिलेगा सभी फसली पौधे, सभी फसली पौधों में परागण
या वायु परागण होता है। ठीक है, नोट करते चलेंगे साथ हमारे। अब जैसे मक्के में वायु परागण होता है, हम एग्जाम्पल करते हैं मक्के में वायु परागण। मक्के का पौधा देखे होंगे आप लोग, ये पत्तियां निकली होती है नोट से, इसी के बीच में लगा होता है पौधा। ठीक है, आप देखे होंगे कभी। ये इसमें फ्लावर होता है, फ्लावर से बहुत संख्या में अधिक क्या निकले होते हैं, स्टिग्मा बाहर निकले होते हैं। अब इसमें जब परागकण बनता है तो वायु द्वारा उड़ते हुए परागकण कहाँ आते हैं, इसी स्टिग्मा में या वर्तिकाग्र में फंस जाते हैं। यहाँ फंसने के बाद इधर से आएगा परागकण में पीजी पॉलन ग्रेन्स, फंसने के बाद अंदर जाएगा, परागण किया होगा, सेचन होगा, बीज का निर्माण होता है। ये मक्के का पौधा है, मक्का में स्मेज। इसमें आप देखेंगे वायु द्वारा परागण किया होती है, माने इसमें फ्लावर ऐसे बने होते जुड़े होते हैं जो वायु के द्वारा आए हुए परागण को आसानी से ग्रहण कर सके और जिससे परागण क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, ये तो हो गया वायु परागण, पूरा टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक है जल परागण, इसके बाद